यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ऐसे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में इंडिया में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ दिखाया गया है इन तीनों सेक्टर्स का। मतलब ये जो तीनों सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों सेक्टर्स की इंडिया में कितनी ग्रोथ हुई है कि कौन से ईयर्स में, 1973 से 1974 के बीच में और 2030 से 2040 के बीच में, है ना, कितनी ग्रोथ हुई है। तो देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को, यहाँ पर जो रेड कलर है वो शो कर रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, और जो ग्रीन कलर है वो शो कर रहा है टर्शियरी सेक्टर को। तो देखो 1973 से 1974 में यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ हुई है ना, प्राइमरी सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ हुई है। लेकिन 2030 से 2040 तक यहाँ पर किस सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ हुई है? टर्शियरी सेक्टर की, है ना, टर्शियरी सेक्टर की ज़्यादा ग्रोथ हुई है। तो ये जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंडिया में कैसे ग्रोथ कर रहा है और इसकी प्रोडक्शन, या फिर कह सकते हैं कि इसकी सर्विस क्यों ग्रो कर रही है ना, कैसे ग्रो कर रही है, तो इसका रीज़न क्या है? देखो पहला रीज़न है कि हमारे इंडिया में बहुत सारी सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन सब की रिक्वायरमेंट हमारे इंडिया में, हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा है ना। हमारे इंडिया में जैसे हम देखते हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ट्रांसपोर्ट, इन सभी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ना। तो इसी वजह से एक रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है ना। और ये जो सर्विस है ना हमारे इंडिया में, ये बेसिक सर्विस मानी जाती है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक सर्विस मानी जाती है जो सभी लोगों की नीड को पूरा करती है, और इन्हीं की वजह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो अब फर्स्ट रीज़न हमने देख लिया। सेकंड रीज़न क्या है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जब डेवलपमेंट होता है तो उससे किन किन सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई वीट ग्रो करा, ठीक है, अब उसका फैक्ट्रीज़ में क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग करा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको हम मार्केट में ट्रांसपोर्ट करेंगे, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको हम मार्केट में बेचेंगे जो ट्रेड सर्विस में आ जाता है। अगर कोई वीट हमारा बच जाता है, कोई भी चीज़ बच जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, स्टोरेज, जिसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत होगी। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर ज़रूरी होता है ना, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न क्या है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि लोग जो है वो ज़्यादा अच्छी सर्विस की डिमांड करते हैं, जैसे बाहर खाना खाना, ज़्यादा टूरिज़्म करना, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेडिंग, इन सब चीज़ों की लोग मांग करते हैं। थर्ड रीज़न ये हो गया हमारा। ठीक है, फोर्थ रीज़न क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी और नए इंफॉर्मेशन बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे, है ना। इसीलिए जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन सब चीज़ों से हमें ये पता चला कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ देखने को मिल रहा है हमें, किस सेक्टर में? थर्ड सेक्टर में, विच इज़ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है ना हमारे इंडिया में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, मतलब कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं, है ना, वो किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है, मतलब उनको किस सेक्टर में ज़्यादा काम मिलता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ज़्यादातर लोग हैं ना वो किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयड हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं टर्शरी सेक्टर में, वो सब कहाँ से ग्रो करती है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से, है ना। हमारे इंडिया की 6th ऑफ द जीडीपी जो है, मतलब हमारे इंडिया में जीडीपी का 6th पार्ट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जीडीपी का वो जाता है सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शरी सेक्टर से। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है ना? क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं
क्योंकि हमने अभी देखा कि इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो क्या हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखने को मिलता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, मान लो कोई लेबर है, ठीक है, कोई लेबर है, वो मान लो किसी फैमिली में कौन है, 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनके पास एक लैंड है, उस लैंड पर 6 मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सभी अपना बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो पोटेंशियल है ना वो पूरी तरीके से यूज़ नहीं हो पा रही है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? This kind of underemployment is hidden in context to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployment. It is also called disguised employment. इस एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं होती है ना, मतलब उनके पास कोई उनका खुद का रोज़गार नहीं होता है। हाँ, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी पोटेंशियल कह सकते हैं या फिर पूरी एनर्जी को उस काम में यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। मान लो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 6 लोग हैं, वो एक फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जैसे उन सभी ने थोड़ा थोड़ा काम बांट लिया, लेकिन उस काम से वो लोग फुलफ़िल नहीं हुए, अभी पूरी तरीके से उन्होंने अपनी एनर्जी को उस काम में यूज़ नहीं करा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है कि लोग जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रीट पुशिंग का कार्ट, मतलब कि गलियों में ठेले पे अपना सामान बेचता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, मान लो सब्जियां बेचता है। अब उसने पूरा दिन काम करा, सब्जियां बेची, लेकिन उसको उतना फ़ायदा नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो एम्प्लॉयड तो है, पर वो अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी पोटेंशियल को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उस सेक्टर में क्या है, प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन राइज होता है कि हम प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करें, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें फार्मर्स को, है ना, जो भी फार्मर्स हैं उनको बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट हेल्प क्या होगी कि फार्मर्स को हम लोन प्रोवाइड करें बैंक की तरफ से, है ना, और उनको एक इरिगेशन का पूरा एक प्रॉपर सिस्टम तैयार कर दें, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी प्रॉपर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। और तो तीसरा क्या है कि हम उन फार्मर्स के लिए डैम बनाएं, है ना, इरिगेशन का प्रॉपर सिस्टम बनाएं, या मतलब कि प्रॉपर इरिगेशन के लिए हम उन फार्मर्स के लिए हम डैम को बना सकते हैं, है ना। फर्स्ट क्या था कि हम उनके लिए बैंक से लोन वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। सेकंड क्या था कि हम उनके लिए इरिगेशन का सिस्टम अच्छा कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। तीसरा क्या है कि जब भी वो फार्मर्स अपनी क्रॉप वगैरह को ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का सिस्टम अच्छा कर देना चाहिए, ताकि फार्मर्स अपने क्रॉप्स को अच्छे तरीके से मार्केट में सेल कर सकें, उनका ट्रेड कर सकें, ठीक है। और उन फार्मर्स के लिए सीड्स, फर्टिलाइज़र्स और बाकी जो अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उनको भी अवेलेबल कराएं, ताकि फार्मर्स को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो अपने कह सकते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, है ना। ये सब चीज़ें, मान लो कोई एक गांव में कोई फार्मर है जो दाल पल्सेस को ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या दाल मिल खुलवा सकते हैं, ना, जिसमें वो अपनी दालों को बेच सके। कोई फार्मर है वो सब्जियों को ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। कोई अगर हनी ग्रो कर रहा है तो उसके लिए हनी कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं। तो ऐसे हम फार्मर्स की क्या हेल्प कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो इसी के चलते क्या है कि जो इंडिया में 2005 में एक एक्ट चलाया गया था जिसका नाम क्या था, मनरेगा 2005। इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट कब पास करा गया था? 2005 में 2005 में करा गया था महात्मा गांधी के नाम पर। ये इंडिया के 625 जिलों में एक्ट करा गया था, ठीक है। इसके तहत क्या था कि लोगों को क्या था, इस एक्ट के चलते 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, सरकार की तरफ से रोज़गार दिया जाएगा। और अगर वो रोज़गार नहीं दे पा रही हैं तो उस रोज़गार का अलाउंस देंगी, मतलब उस रोज़गार के बदले उनको पैसे देने पड़ेंगे सरकार को, ठीक है।
जिसके चलते क्या रहेगा कि लोग जो है लोगों के पास क्या रहेगा, रोजगार रहेगा, और इससे कंट्री की, इंडिया की ग्रोथ होगी। ठीक है, ये एक्ट कब पास करा गया था? 2005 में। ओके, देखो हमने सेक्टर्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पता है क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग किसी गवर्नमेंट प्लेस पे काम करते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ठीक है, और हमारी जो कह सकते हैं जॉब होती है वो रजिस्टर्ड होती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इस जॉब में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जो कि किस चीज़ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं? फैक्ट्रीज एक्ट के, मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कि तनख्वाह के एक्ट, पेमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस टाइप के कुछ एक्ट होते हैं इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, इसमें क्या है? एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। फॉर्मल प्रोसीजर मतलब एक ऑर्गेनाइज तरीके से कह सकते हैं एक प्रोसीजर होता है जिसमें रूल्स रेगुलेशन और प्रॉपर लॉज होते हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना कह सकते हैं जो जॉब है वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करा सकता है। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो वर्कर होता है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, प्रॉपर उसको सिक्योरिटी दी जाती है, और जो उसके नंबर ऑफ आवर्स होते हैं काम करने के वो भी फिक्स होते हैं। ठीक है, अगर वो ज़्यादा जॉब करेगा तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे इसके। ठीक है, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है। ठीक, अब आ जाता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? जैसे हम कहीं किसी खेत पे काम कर रहे हैं, किसी की दुकान पर काम कर रहे हैं, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ के अंदर आते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी तरीके के रूल्स या रेगुलेशन नहीं होते हैं, ना ही कोई लॉज होते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ना ही हमको अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमको ओवर टाइम भी नहीं मिलता है, ना हमें कोई छुट्टियाँ मिलती हैं। हम इसमें पूरी तरीके से सिक्योर भी नहीं है, मतलब हमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी भी नहीं मिलती है। और जो कह सकते हैं ओनर होता है ना, वो हमें बिना किसी वजह के अपनी जॉब से निकाल भी सकता है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि लेबर को किसी भी तरीके की कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर लेबर को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करी जा सकती है, तो हम इस प्रोटेक्शन को कैसे प्रोवाइड करें, है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लेबर को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ये क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से। ठीक है, तो देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते हैं कि जो लोग हैं ना, ज़्यादातर जो विलेजर्स हैं या फिर कोई नीची कास्ट के जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है ना। ज़्यादातर लोग जो कि कह सकते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो उनको फोर्स करा जाता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन करें। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो 80% हमारी रूरल हाउस होल्ड है ना, मतलब गांव के जितने भी 80% लोग हैं ना, ज़्यादातर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसलिए उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन और प्रॉपर रिस्पेक्ट या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है ना। इसके लिए हम क्या करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोटेक्शन के लिए कि हम उनको डिमांड करें, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट से कहें कि हमें भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन दिया जाए, प्रॉपर पेड एम्प्लॉयड दिया जाए, प्रॉपर हॉलिडे और सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं वो प्रॉपर क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि हमने देखा था सबसे पहले स्टार्टिंग में सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी सेक्टर थे। दूसरा हमने देखा था ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तीसरा यहाँ पर है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, है ना। पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? तो देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, पब्लिक को। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर में एक ही ऑनर होता है जो अपनी प्राइवेट कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को। ठीक है, इसमें एक ओनर भी हो सकता है या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि रेलवे के पोस्ट ऑफिस है, पब्लिक सेक्टर्स हैं,
ये क्या है, पब्लिक सेक्टर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाता है, टाटा, आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर में कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं ना। हमने देखा था अभी इंडिया में हमने देखा था कि इंडिया में 80% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन सा सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राइवेट सेक्टर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रोवाइड नहीं करी जाती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, है ना। मनी के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर में प्रोवाइड करी जाती हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में क्या है कि लोग ज़्यादा जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसीलिए हमें जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उनको फोर्स होता है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करें। ठीक है, इस पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइवेट सेक्टर में अगर हम ये कहेंगे कि नहीं हमें भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, हमें भी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं ना वो हमें ज़्यादा पेड नहीं करेंगे, है ना, हमें ज़्यादा मनी नहीं देंगे, है ना। और वो हमसे कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करा सकते हैं, है ना। जैसे कि वो हमसे बोलेंगे कि हाँ तुम्हें काम करना है, तुम्हें अपनी फैसिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो तुम्हें भी हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो लेकिन सरकार क्या करती है, ये सब फ्री में देती है ना। तो अब प्राइवेट सेक्टर में ये सब कैसे आ सकता है, प्राइवेट सेक्टर को मतलब गवर्नमेंट को भी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो भी प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है, वो क्या कर सकती है कि जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, वो प्राइवेट सेक्टर के लोगों से फेयर प्राइस में वीट या राइस खरीद सकती है, जिससे उनकी हेल्प होगी, है ना, जिससे क्या होगी, उनकी हेल्प होगी। और उस गेहूं को या चावल को राशन शॉप पे बेचे, है ना, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और गवर्नमेंट उन पर ज़्यादा पैसा खर्च करे उनकी हेल्थ और एजुकेशन के लिए और अदर फैसिलिटीज़ के लिए, है ना। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में ना ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, मतलब कि लोगों को प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए सरकार को उनकी एजुकेशन और हेल्थ के लिए, और उनको प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग भी अपने आप को सिक्योर्ड फील करेंगे। ठीक है, तो देखो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।